जी सर। बताएं 7E पे आप स्टार्ट करें, बताएं इनको, इंट्रोडक्शन दो सर जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जाफरी साहब, जनाब गफ़ार साहब, जनाब काजी जावेद साहब और रहीम यार खान टैक्स बार और चीफ कमिश्नर साहब और हाजरीन और तबारक साहब, बहुत जनाब साहब का बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मौका दिया 7E पे बात करने का। 7E तो बेसिकली सबको मालूम है कब लगना है, कैसे लगना है, क्यों लगना है। तो बेसिकली मैं जजमेंट्स के ऊपर बात करूँगा कि सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट हमारे मौजूद है और उसके बाद जो दूसरी जजमेंट आई है हमारे यहाँ पंजाब की। यूनुस गाजी साहब से मुल्तमस हूँ, स्टेज पर तशरीफ ले हैं। यूनुस गाजी साहब, CA मुल्तान। बेसिकली ये दोनों जजमेंट्स आपस में बिल्कुल ही मैच नहीं करती। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जी 7E को जमा कराया जाए और पंजाब ने भी उसको 7E को सपोर्ट तो की है और इलाही कॉटन का फैसले का पैरा नंबर 31 उसका हवाला देकर थोड़ा सा डिफ़र किया उससे सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट से और उसको रीडिंग डाउन प्रिंसिपल के तहत थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है लाहौर हाई कोर्ट ने कि कानून मौजूद रहे और कानून मौजूद रहने के साथ और इसको जो आपकी पार्लियामेंट है जो इससे मफाद लेना चाह रही है वो मफाद मिलता रहे। रीडिंग डाउन के तहत जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो इस तरह किया है कि उन्होंने एंट्री नंबर 47 को कहा है कि जी के 50 में जाना चाहिए इसको। एंट्री नंबर 47 जो लेजिस्लेचर की है जिसके तहत हमारी पार्लियामेंट को अख्तियार हासिल है टैक्स लगाने का, वो 50 में चला जाए और 50 में ले जाने के बाद आप उसको थोड़ी सी तब्दीली कर लें। 7E में बेसिकली दो लफ्ज़ नहीं लिखे हुए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। तो FBR का मौक़िफ़ यही है कि जी कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का लफ्ज़ नहीं है इसके अंदर तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स भी पर लागू ही नहीं है, तो हम डीम प्रोविजन के तहत ले रहे हैं। और डीमिंग प्रोविजन के तहत माय लॉर्ड साहिद जमील खान साहब ने इतना कहा है कि जी कि इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा जो कि नोशनल ना हो और जो आम एक आदमी की रैशनल जो अप्रोच है उससे बाहर हो। उसके तहत उन्होंने इसको मिसाल दी है जी कि एक आदमी की जो प्रॉपर्टी है आज से 20 साल पहले विरासत में आई है और वो अपने घर के खर्चात में मुश्किल से पूरा कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी किसी वजह से करोड़ों में पहुंच गई है और उसमें 7E अप्लाई हो गया है, तो क्या वो आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के 7E अदा करेगा? फेयर मार्केट वैल्यू को उन्होंने बिल्कुल ही कंडम किया है। उन्होंने कहा जी कि फेयर मार्केट वैल्यू को आप डीमिंग प्रोविजन के तहत, डीमिंग प्रोविजन इलाही कॉटन में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिन्होंने उसको जस्टिफाई करार दिया था। बेसिकली डीमिंग प्रोविजन जो है इनकम टैक्स का जो कानून है राइट कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एक अपेक्स कोर्ट है उन्होंने उसको जस्टिफाई किया और बाकी मुल्कों में भी डीमिंग प्रोविजन के तहत टैक्स लग रहे हैं। तो इसके तहत जब ये टैक्स लगाया गया और सिंध में तो उन्होंने इसको जस्टिफाई कर दिया, तो वहाँ तो ये कोई इस पर दो राय नहीं है कि वहाँ पे होगा। और जो लोग हाई कोर्ट में जिन्होंने केस कर इस पर अपील पे गए हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सॉरी गए हैं तो उन्होंने भी 50% कंडीशनल कर दी है जी कि वो 50% जमा कराएं अभी और बाकी 50 की गारंटी दें। और पंजाब में क्योंकि थोड़ा सा जजमेंट ऐसी है कि उसको हम समझ नहीं पा रहे कि उस जजमेंट को हम फेवर में लें, टैक्स पेयर उसको महकमे के फेवर में लें। उन्होंने दोनों का ही मिक्स है, वो जजमेंट है रीडिंग डाउन के तहत उन्होंने उसको जस्टिफाई भी करार दे दी है। थोड़ा सा उन्होंने कहा जी कि आप सेक्शन 7E में एक लफ्ज़ आ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट के ऊपर उनका बेसिक स्ट्रेस है कि जो अमाउंट होती है, जो अमाउंट वो होगी डीम्ड वो भी जो आप क्रेडिटेड एज ए इनकम समझेंगे, वो अमाउंट कुछ आपके पास कंसिडरेशन होती है जो आप रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि जी कि एक आदमी की फेयर मार्केट वैल्यू को आप समझें कि वो अमाउंट बन गई है, वो अमाउंट नहीं है उसकी, उसने वसूली कुछ नहीं किया। प्रॉपर्टी उसकी 20 लाख रुपए की आज से 20 साल पहले ली है और आज अब वो 20 करोड़ रुपए की हो गई है, तो उसने क्या वसूल किया? तो वो अमाउंट की डेफिनेशन में नहीं आता। इस लफ्ज़ को उन्होंने कहा जी कि आप बदल कर आप कैपिटल एसेट कर लें, और कैपिटल एसेट अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप जस्टिफाई हैं, आप इसको एंट्री नंबर 47 से निकाल कर 50 में ले जाएंगे और 50 के तहत आप इसको डीमिंग प्रोविजन जैसे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लेते हैं उसके तहत आप इस पर ले सकेंगे। लेकिन पंजाब में अभी FBR ICA में चला गया है और उनका मौक़िफ़ ही सिर्फ दो मौक़िफ़ लिए उन्होंने। एक तो उन्होंने मौक़िफ़ लिया जी कि ये हमारा 47 का ही हमने लेना है, इसको 50 में नहीं लेकर जाना। दूसरे नंबर पे उन्होंने मौक़िफ़ लिया है जी कि हाकिम सन्स जो सिंध में ऑर्डर हुआ है
उसका हवाला दे के उन्होंने अपनी जो ICA का जो प्लीट ली है, वो प्रेयर ली है, वो सारा हाकिम संस के ऊपर है, राफी इलाही काटन के ऊपर है। इसके अलावा उसमें नया सेट ऑफ कोई उन्होंने ग्राउंड नहीं लिया जो कि उनकी इसके अलावा कोई हो। तो इस वक्त सिचुएशन रही है कि पंजाब के अंदर तो 7E अब इस वक्त ना पिछले साल दी है। मुल्तान में मैंने महसूस किया था कि हमें FBR की तरफ से सेक्शन 120 के नोटिस आए हुए हैं। 120 में उन्होंने हमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट फॉर्म आया था 1189 13 अक्टूबर 2022 को, और 1199 फॉर्म के SRO के तहत जो फॉर्म आया था जिसमें इंसर्ट किया गया था हमारा रूल के अंदर 7E का फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा बनाया गया था, वह इस 6 अप्रैल को जो माय लॉर्ड साइज मिल की जजमेंट आई है, इसके बाद किसी ने फिल नहीं किया, ना ही पे किया है। जब हमारे ऊपर फॉर्म अप्लीकेबल नहीं है तो 120 का नोटिस का मतलब है कि हमारी जो रिटर्न है 120 जो हमने 120 में जिसके ड्रीम ऑर्डर भी हो चुके हैं वो इनवैलिडेट हो गई हैं और वो ख़त्म हो गई है। इट मीन्स कि वो शख्स नॉन फॉलोअर हो गया है। अगर कल ICA में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर साल 2 साल बाद जाकर फैसला महकमे की फेवर में आ जाता है तो क्या वो शख्स 2 साल फाइलर कंसिडर होगा? ये बड़ा एक अहम टॉपिक था जिस पर अभी तक हम लोगों ने कोई इस पर बहस नहीं की, इसको डिबेट का हिस्सा नहीं बनाया कि अल्टीमेटली कुछ तो डिसीजन आना है सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या 120 के जो नोटिस के बाद आपने जो कंप्लाइंस नहीं की उसके बाद क्या होगा? क्या FBR उसके बाद आपको सेक्शन चैप्टर 10 है आपका, उसके तहत शेड्यूल 10 के तहत जो आपको डबल टैक्स लग रहा है नॉन फाइलर का, क्या वो आपसे लेगा? क्या एप्लीकेबल होगा? ये इस पर बड़ी डिबेट ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम इसको एक डिबेट का हिस्सा बनाएं कि 120 का नोटिस आपको इनवैलिडेट कर रहा है रिटर्न, और वो रिटर्न भी आपकी इनवैलिडेट हो गई है जनवरी फरवरी के दिसंबर में जाके, जब उसको 15 दिन 20 दिन का जो टाइम दिया कमिश्नर ने वो पूरा हो गया है, और 2 साल बाद जाकर आपका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ होता है या महकमे के फेवर में होता है। तो ये सारा अरसा इट मीन्स कि आप लोग वो शख्स नॉन फॉलोअर है, कोई प्रॉपर्टी बेची खरीदी उसने, बेसिकली FBR के रिकॉर्ड में पोर्टल में वो अभी भी फाइलर है, लेकिन वो बेसिकली लीगली उसको समझे तो वो नॉन फाइलर है। जहाँ उसने कोई प्रॉपर्टी बेची है, जहाँ पर उसको 3% लगना था वो 10.5% पे चला गया रेट 230K का, उसी तरह 230C का रेट है, तो उस पर क्या होगा? तो इसके लिए फिर मैंने तो आर्टिकल 199 के तहत रिट की थी और 120 के नोटिस को मैंने इनवैलिडेट करार देने के लिए कि जब मैंने एक फॉर्म 1189 SRO के तहत जो 7E का फॉर्म आया, मैंने जब फिल ही नहीं करना तो उसके ऊपर मुझे 120 का अभी तक जो मोहम्मद उस्मान गुल की जो जजमेंट आ गई है माय लॉर्ड साइज मिल साहब की, उसके बाद इसको विड्रा कर लेना चाहिए FBR को। अगर नहीं किया तो फिर मैं आपके पास आ गया हूँ, इसको विड्रा कर आप करवा के दें। मैंने लेटर लिखा है, कमिश्नर साहब इसको इंटरटेन नहीं कर रहे। तो मुल्तान में इस रिट्स मैंने करवाई हैं और 120 को मैंने उस नोटिस को सस्पेंड करवाया है। तो इस पर आप ज़रा FBR लेवल पर बात करें, और इस FBR लेवल पर मैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र के चेयरमैन हमारे पास मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि 120 के नोटिस पंजाब के अंदर कम से कम ये जो आगे जाकर, क्योंकि ये लीगल बात है, लीगल बात में फिर दूसरी राय नहीं रहेगी कि मीन वाइल जब सस्पेंड नहीं है नोटिस तो फिर आप इनवैलिडेट है। तो इसके साथ मैं मुख्तसर बात कर आपको लीगल जो पॉइंट्स है 7E के मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आगे जाफिर साहब को मैं दोबारा से असल में बात ये है कि इन्होंने लीगल थैंक यू सर। बात की है, है क्या 7E?